नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की बहस शुरू करने से पहले आज के मुद्दे को एक बार पहले समझ लीजिए। एक तरफ यूपी में पंचायत चुनाव सिर पर है और 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन सब के दरमियान यूपी की राजनीति कुछ चुनिंदा चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है और इन चुनिंदा चीजों में दलित वोट बैंक काफी बड़ा स्थान रखता है। शायद यही वजह है कि चुनाव करीब आने के साथ ही दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए सियासी पार्टियां अपने समीकरण तैयार करने में जुट जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविदास जयंती के मौके पर नजर आया है। मौका संत रविदास की जयंती का था और इस मौके पर वाराणसी में सियासी जमघट लगता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में संत रविदास को नमन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में संत रविदास के मंदिर का रुख किया और अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दलित वोट बैंक के जरिए अपनी जमीन तलाशने के लिए वाराणसी पहुंचे, तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संत रविदास की जयंती पर अपनी श्रद्धा को प्रकट कर दिया है। इन सबके बीच बदलते हुए तौर तरीकों को भी देख लीजिए कि अब तक सालों से दलितों को मोबिलाइज करने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें संत रविदास का नाम जुड़ गया है। संत रविदास दलितों के इकलौते भगवान हैं। जहां भी दलितों के मंदिर होंगे वहां भगवान के तौर पर संत रविदास की ही मूर्ति स्थापित आपको मिलेगी। रविदास के मंदिर आज के तो है नहीं, फिर पिछले कुछ समय में ही नेताओं के इतने चक्कर ऐसे मंदिरों में क्यों लग रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता मंदिर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा तो वो नेताजी रविदास पर सबसे ज्यादा हक जताती रही है, यानी मायावती। मंदिर में नेताओं की भीड़ को देखकर ही मायावती ट्वीट के जरिए संत रविदास को सादर याद कर रही हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मायावती के वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए सियासी पार्टियों ने संत रविदास का सहारा लेना शुरू किया है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली। आज हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सियासी तस्वीर के मायने क्या है, नेताओं का जो टेंपल रन शुरू हुआ है उसके क्या मायने। हम आपको 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी श्रद्धा संत रविदास के प्रति जताई है उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है। ये तीसरी बार पहुंची है, पिछले साल 2 बार जा चुकी हैं और अब इस वर्ष पहली बार संत रविदास के मंदिर में पहुंची हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे, उन्होंने भी ये बताया है कि वो आदर्श के तौर पर मानते हैं और बहुत ज्यादा श्रद्धा अर्पित करते हैं संत रविदास को। अखिलेश यादव भी जाते हैं, उन्होंने भी संत रविदास के मंदिर पर जाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है और वो भी ये बताने से पीछे नहीं हटे कि दलितों के प्रति और संत रविदास के प्रति कितना श्रद्धा भाव उनके मन में है। तो राजनीति में आखिर रविदास किसके होंगे? अब यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि रविदास जी के तो सभी हैं, लेकिन संत रविदास किसके होंगे यह देखने वाली बात होगी। संत रविदास बहाना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित वोट बैंक निशाना है। भक्ति से मिलेगी जीत की शक्ति, यह भी एक बड़ा प्रश्न आज हम खड़ा करेंगे अपने तमाम मेहमानों के बीच में। हम उससे यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूजा पाठ से ही बेड़ा पार होगा क्या? उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को वाराणसी में संत रविदास की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली सिरगोवर्धन पहुंचे और आपको बताएं कि नेताओं का टेंपल रन इसमें क्या हुआ। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर में माथा टेका और फर्श पर बैठकर खाना खाया है। प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी में संत रविदास मंदिर में दर्शन किए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने भी अपनी श्रद्धा यहां पर प्रदर्शित की और सीएम योगी ने रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने भी बताया है कि संत रविदास का अमूल्य योगदान रहा है और पुष्पांजलि अर्पित की संत रविदास को। तो आखिर ये नेताओं का टेंपल रन कहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जाएगा? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका एक दूसरा मकसद यह भी हो कि दलित वोट बैंक में सभी को सेंध लगाने की जल्दबाजी है? और आपको इसमें बता दें कि इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर देश और प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग और बलिदान का था। वहीं अखिलेश ने कहा कि उन्होंने दर्शन दिया कि समाज को जोड़कर चलना चाहिए। उन्होंने संत रविदास जी की बात का भी उल्लेख किया कि जो समाज है उसको जोड़कर चलना चाहिए, इसकी सीख हमको मिलती है संत रविदास से। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और शनिवार को संत रविदास की जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिरगोवर्धन पहुंची। उन्होंने सिरगोवर्धन स्थित संत रविदास के दर पर मत्था टेका और इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उनका भी हालचाल जाना है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी यह साफ तौर पर बिल्कुल साफ कहा कि संत रविदास का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है और जिस तरह से उनको समझने की जरूरत है। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस वाक्य को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया और याद दिलाया है कि किस तरह से वो ये बोलते थे
कि हर किसी का मन निर्मल होना चाहिए, हर किसी को पूरी तरीके से, हर किसी को सेवाभाव से देखना चाहिए और कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हमको हर मनुष्य को समान समझना चाहिए। इसका दर्शन संत रविदास ने दिया था। तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जो तमाम नेता हैं, आखिर उनके इस टेंपल रन से क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई तस्वीर जुड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर एक घंटे की हम बहस करने वाले हैं। तमाम मेहमानों से हम सवाल पूछेंगे और इन मेहमानों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां से कहां तक राजनीति पहुंचने वाली है। तमाम मेहमानों से आपको एक बार पहले रूबरू करा देता हूं। विनीत शुक्ला हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। प्रमोद त्यागी हैं, नेता सपा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साजन बसपा समर्थक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, आपके ही पास आ जाता हूं। क्या ये टेंपल रन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नए रंग को घोलने वाला है, या जो पुरानी परिपाटी पहले चली आ रही थी कि दलितों को साध लिया, मुस्लिमों को साध लिया तो उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी मिल जाती है, ये उसी की एक वानगी है? नहीं, देखो, चुनावों से पहले यदि इतिहास हम देखें तो लगभग ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे सवर्णों का भी हो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मंदिर बनने की बड़ा चर्चा थी, परशुराम जी के फिर मंदिर की चर्चा होने लगी, ब्राह्मणों को नहाने के लिए बात होने लगी, अब संत रविदास जी के मंदिर की ओर लोग प्रस्थान करने लगे। तो ये अपने अपने वर्ग को कैसे मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उसको वोट बैंक में तब्दील किया जाए, ये सारे राजनीतिक दल करते हैं। यदि हम इतिहास में जाएंगे बहुत साल पहले, 4 दशक पहले की हम बात करें, जब काशीराम जी, दलितों की राजनीति के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, कि जब काशीराम जी ने यहाँ दलितों के उत्थान के लिए काम किया और उन्होंने देखा जा करके कि दलितों को इकट्ठा कैसे किया जाए, दलितों को एकत्रित करके उनमें आक्रोश कैसे पैदा किया जाए। जब तक किसी भी वर्ग में आक्रोश नहीं होगा किसी वर्ग के खिलाफ, तब तक वो इकट्ठा नहीं होते, वो कोई भी हो, सारे पर लागू होता है, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, SC हो। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा नारा दिया कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूता मारो चार। ये बड़ा उस समय का नारा ऐसा था कि सारे दलित एक मंच पे आ गए थे और इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया। बहुजन समाज पार्टी मायावती के रूप में एक नेता को उभार के लेकर के काशीराम लेकर के आए। ये सारी चीजें चली, किस तरीके से उनकी 3-4 बार सरकारें बनी, ये हम सब सारे लोग जानते हैं। तो जब चुनाव आता है तब दलितों को कैसे इकट्ठा किया जाए, तमाम वरिष्ठ नेताओं को आपने देखा होगा दलितों के घर जाके खाना खाएंगे जमीन पर बैठ करके। एक नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिला कि यहाँ के देश के प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर भी छुए, पैर भी धोए। तो ये सारी चीजें वोट बैंक में कैसे तब्दील हों, जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो प्रयास भरसक करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं है। चाहे प्रियंका गांधी जा रही हो, चाहे अशोक प्रधान जा रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी गए हों, चाहे अन्य कोई भी नेता गए हों वहां पर। तो अब राजनीति, ये उन वर्ग को देखना होगा कि वास्तव में किस राजनीतिक दल ने उस वर्ग का उत्थान किया है, उस वर्ग के लिए काम किया है, या वास्तव में उस वर्ग को नीचे से ऊपर तक लाने में किसका योगदान विशेष तरीके से रहा है। केवल आप इसी पे वोट बैंक तब्दील होने लगेगी कि केवल मंदिर जाने लगे, या उनके बैठ के साथ खाना खाने लगे, या उनके पैर धोने लगे। तो ये उस वर्ग को सोचना है। लेकिन मेरा मानना है कि इसी कोई घटनाओं से मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ 2-4% के आसपास ऐसा हो सकता है, सारे राजनीतिक दल करते हैं। अभी कुछ माह पूर्व आपने देखा उत्तर प्रदेश में कि कुछ अपराधियों की हत्या होने लगी, उस अपराधियों में ब्राह्मण थे, तो सरकार को बोले जाने लगा कि साहब ब्राह्मण विरोधी सरकार हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि परशुराम का मंदिर बनेगा, ब्राह्मणों के साथ आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी कुछ ऐसे बयान दिए। तो प्रियंका गांधी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए कि साहब ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। अब दलितों की तरफ मोटिवेट होने लगे। तो ये राजनीति है मेरे हिसाब से, और ये सभी लोगों को बड़ा अंतर्मन से सोचना होगा, प्रद्युम्नता के साथ, मतलब अंदर से आत्म मंथन करना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल उनके उत्थान में योगदान दे सकता है। ठीक है, विनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि ये जो टेंपल रन शुरू हुआ है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए आलोक जी, मैं इसको टेंपल रन नहीं कह सकता, क्योंकि आज संत रविदास की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और भारत माँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की आज बलिदान दिवस है, और उस पर भी मैं उनको नमन करता हूं। ऐसे हमारे महापुरुष हैं। तो सबसे बड़ी बात है, टेंपल रन उन लोगों के लिए हो सकता है जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए और
इस समय जो निकल पड़ते हैं, दिल्ली जाते ही अपना रूप बदल लेते हैं और उत्तर प्रदेश आते हैं तो माला धारण कर लेते हैं, और दूसरे राज्य में जाते हैं तो क्रिश्चियन का पहन लेते हैं, फिर कहीं पर मुस्लिम समुदाय की टोपी लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये टेंपल रन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रही है और उसी पे काम कर रही है। अंतिम छोर में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो भी योजनाएं हैं, आप देखिए चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है बिना भेदभाव के। कहीं पर भी जाति का कहीं से भी कोई उसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधियों में भी ब्राह्मण ढूंढ लेते हैं, अपराधियों में भी दूसरे जाति के लोग ढूंढ लेते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये राजनीतिक जो स्वार्थी लोग हैं, ऐसे लोगों को इसीलिए जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया है। आज जनता उत्तर प्रदेश की जागरूक हो चुकी है और ये जानती है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है कि अगर कोई विकास कर सकता है बिना भेदभाव के, अगर योजनाएं कोई निचले स्तर तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और उसका नेतृत्व है। जी, तो हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार अब मंदिर की तरफ जा रही हैं, सहारनपुर में भी वही तस्वीर देखने को मिली, शाकंभरी देवी मंदिर गई, उसके बाद प्रयागराज पहुंची, उसके बाद अब संत रविदास मंदिर पहुंची। तो क्या अब ये जरूरत महसूस की जाने लगी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कि अगर आपको एक निश्चित वोट बैंक पाना है तो मंदिरों का सहारा लेना ही होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे विख्यात संत रविदास जी की जयंती पर पूरे देश और यूपी को एक हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ में देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत और विषय जो आपने रखा उस पर आता हूँ कि टेम्पल रन क्या है। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र आज जो विषय था वो रविदास जयंती का था, लेकिन टेम्पल रन क्या ले गए? वो टेम्पल रन फिर जातिवाद पे ले गए। जातिवाद क्या रह गया कि एक देश के नागरिक प्रियंका गांधी जिसकी टेम्पल रन को लेते लेते वो ईसाई पे भी चले गए और ईसाई धर्म से करते करते वो हिंदू धर्म पे भी आ गए। इस देश की बनावट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया आलोक जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये समझ गए। देखिए, पहले आप देखिए, समझने की बात तो देखिए कैसे ये समझ गए। मैंने न प्रियंका जी का नाम लिया, न मैंने अखिलेश जी का नाम लिया। मैंने कहा कुछ राजनीतिक दल जिनके नेता उत्तर प्रदेश में आते हैं तो रुद्राक्ष का माला ले लेते हैं, और वही अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कहीं पर क्रिश्चियन का लॉकेट पहन लेते हैं, कहीं पर जाली टोपी लगा लेते हैं। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के लोग समझ गए। इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका किसी को कहते हैं। आप बताइए ना। अब वो अपना उत्तर पूरा कर लें एक बार। जी जी विनीत जी, अगर आप मुझे बोलने दे तो मैं चोर की दाढ़ी में तिनका का पूरे देश को बताने का अनुभव दे दूंगा आपको। बीच में बोलिएगा नहीं। अगर आप कुछ नहीं और बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए, मैं 2 मिनट चुप हो जाता हूँ। बोलने दीजिए। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ होता है? सबसे पहले मैं उसी पे रहता हूँ। अशोक शुक्ला जी, चोर की दाढ़ी में तिनका यहाँ आता है कि या तो सीना चौड़ा होना चाहिए, जब बात कह जाए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बात कहो तो मर्द की तरह कहो, इस तरह से मत कहो कि जिसको गोल मोल पे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो यहाँ से आ गया कि मैं जिस भाव पे लाना चाहता था तो आप चोर थे, इसलिए आपको स्पष्टीकरण देना आना पड़ गया। मैं जिस भाव पे था, मैं भाव इस पे था कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, और उस मजहब के अंदर जब संत की जयंती है तो उस संत के आश्रम के अंदर सबकी आना और किसी के ना आने पे पाबंदी नहीं है। तो फिर विषय किसका आया? फिर टेम्पल रन की आवाज किसने उठाई? आपने टेम्पल रन की आवाज भले किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन आपने जिस टेम्पल रन का कटाक्ष करने की कोशिश करी, वो आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो आपका दायित्व उस देश की हर नागरिक के प्रति समान में होना चाहिए, क्योंकि उस देश की जनता के हर नागरिक ने इस सरकार को चुना है, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो सेंटर की हो। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका यहाँ आ जाता है कि जब जब मीठा मीठा है तो मैं गप गप, और जब मैं कड़वा कड़वा है तो तू तू, जब हमारी अच्छी हो तो बढ़िया और जब हमारी खराब हो तो तू तू। देखिए, आज विषय के अंदर ये तो सबको पता है कि राजनीति है। राजनीति के अंदर कोई भी राजनीतिक दल
जब राजनीति का समय आएगा तो वो हर जगह जाते हैं, ये स्वाभाविक है। अगर एक संत को राजनीति के अंदर सत्ता का सुख मिल रहा है तो ये भी राजनीति के कारण मिल रहा है ना। लेकिन एक संत एक मठ के महंत हैं, लेकिन उसके बाद ही दिल्ली का यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका जवाब आप दे दीजिए मुझे। कारण क्या है? क्योंकि राजनीति में थे, राजनीति की प्रकाष्ठा के अंदर अवीन थे, इसीलिए संत होते नेता राजनेता बन गए। तो इसके अंदर फिर चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे आ गया? क्योंकि स्वाभिमान पे जब ठेस लगेगी तो चोर बन के शुक्ला जी को आवाज उठानी पड़ जाएगी। अब आता है प्रियंका जी अगर गई है या अखिलेश जी गए हैं या कोई भी गए हैं, तो यूपी के अंदर कहीं भी कोई जाए ये स्वाभाविक है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी भी जाए, कोई उसमें नहीं। हमारे पहले राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उन्होंने बड़े अच्छे विषय के ऊपर बात करी और उन्होंने एक विश्लेषण निष्पक्ष होकर सभी पार्टियों के लिए दिया और मैंने बड़े आराम से उस बात को सुना कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो जिस चीज को आप कह रहे हैं वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर तिलमिलाट किसको हो रही है? तिलमिलाट उसको हो रही है जिसकी सेंध लगनी है, जिसके कर कमलों के द्वारा यूपी का विनाश हुआ है, जिसके कर कमलों के द्वारा यूपी का उद्धार नहीं हुआ है, उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप शुक्ला जी कोई और जवाब देना चाहेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, फिर देंगे जवाब। ब्राह्मण से ब्राह्मण का टकराव है, बुद्धि के साथ लड़िएगा, तर्क के साथ जवाब देंगे आपको। ठीक है, आपके भी पास आएंगे। हमारे साथ साजन जी हैं, जुड़े हुए हैं, बसपा समर्थक हैं। साजन जी बन के नहीं, हम एक पार्टी के विनीत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। विनीत जी एक सेकंड विनीत जी एक सेकंड। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बात कर रहे हैं आपसे, और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये जानता हूँ और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता जानती है कि अगर किसी ने काम किया है जमीनी स्तर पर और गरीब कल्याण का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो 70 सालों में तक नहीं दे पाए। आ रहे हैं आपके पास विनीत जी, एक सेकंड। वोट बैंक की राजनीति में फंसा के रखा और वोट लिया और उनको भी आपने कह दिया कि वो इस योग्य नहीं है, उत्तर भारत के लोग इस योग्य नहीं है, आपके नेता कहते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, उस पर आएंगे भी। विनीत जी आ रहे हैं। विनीत जी एक सेकंड। साजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। साजन जी, आपको नहीं लगता है कि जिस राजनीति के चलते बसपा बहुत ज्यादा मजबूत हुई प्रदेश के अंदर और प्रदेश की एक ताकतवर पार्टी बनी, आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे उसी रेस में आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं? जी नहीं, बसपा रिलीजियस टूर नहीं करती है। ये जो रिलीजियस टूर का माहौल चल रहा है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, जो रविदास जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी जा रही हैं, तो मंशा क्या है इसके पीछे? मंशा है वोटों को साधना। तो जिसके लिए आप जा रहे हो, जो वोट है, जो दलित वोट है, बहुत कंसस वोटर है, ये टाइम एंड अगेन दैट हैज बीन प्रूवन, ये प्रूव कर दिया गया है। और बसपा हमारी बहन जी भले नहीं जा रही हो रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन हम सालों भर हम दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं, हम आंसू पोंछते हैं दलितों को, लेकिन सिर्फ रिलीजियस टूर करने के बहाने हम वोटों की मंशा वोटों को साधने के लिए नहीं जाते हैं। और इस उपलक्ष्य में इसको मैं राजनीतिक उछल कूद से ज्यादा कुछ नहीं मानूंगा। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम मेहनत करते हैं, हम दुख दर्द बांटते हैं, हम विकास का काम करते हैं, तो रविदास जयंती के स्तर पर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? अगर आप इतना ही ज्यादा करते हैं तो अब दोनों ही पार्टी जो मुख्य अपने आप को साबित करना चाहती है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस दोनों पार्टियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दलितों का वोट कम से कम रविदास जयंती के सामने जाकर के आपको मंदिर में घंटा बजाने से यह वोट नहीं मिल सकता है। ये वोटों के लिए किसी का आंसू पोंछने होते हैं, किसी का काम करना पड़ता है, किसी के चौखट पे जाना पड़ता है। चौखट पे नहीं जाकर के मंदिरों में दर्शन करके अगर वोट आपको, अगर अपनी मंशा को साधना चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं है भारतीय राजनीति में, क्योंकि भारतीय राजनीति का जो वोटर है वो बहुत सजग मानसिकता का वोटर है। वो बड़ी बारीकी से चीजों को देखता है कि आप क्या चाहते हैं, आप जो एक्ट कर रहे हैं, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे आप चाहते क्या है। जो वोटों की राजनीति को उछल कूद करने से अगर आप अपने राजनीतिक हित को साधना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है और वस्तुतः हम वोट बैंक, आलोक जी मैं आपको सही बात बताऊं कि वोट बैंक हम पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का वोट बैंक करते नहीं है। 2007 में हमने इलेक्शन जीता, उससे बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीता था। उस वक्त आप देख लीजिए हमारा राजनीतिक समीकरण, हमारा सामाजिक समीकरण क्या था। हमारी जो पार्टी है सामाजिक समीकरण पे विश्वास करती है, किसी एक वोट बैंक को लेकर के नहीं चलते हो। इस बार के इलेक्शन में आपको बता दूं, ना ही पंचायत इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि मैं 2022 में होने वाले इस उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहा हूं। भारतीय बहुजन समाज पार्टी फॉर्मेडेबल पार्टी के रूप में उभरने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को कोई चैलेंज करेगा तो बसपा करेगी। साजन जी, इसके पीछे कहीं अब ये चीज तो आप लोगों के समझ में नहीं आ गई है
कि सिर्फ दलितों को ही पकड़कर अगर हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हमने हमको दूसरी जातियों का भी ध्यान रखना है। आलोक जी, हमने कभी दलितों को पढ़कर राजनीति करी ही नहीं थी। बसपा ने कभी दलितों को राजनीति पढ़कर करी नहीं थी। मैंने पहले ही आपको कहा 2007 के इलेक्शन को देख लीजिए, हमारा राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को देख लीजिए, इस बार भी ऐसा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी का वोट हमारा पॉकेट का वोट है, चाहे वो अगड़ा का वोट है, पिछड़े का वोट हो या दलित का वोट हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वोटों को आप बांट नहीं सकते हैं। वोट एक प्रतिनिधित्व के मामले में अपने आकांक्षा और अरमानों को दर्शाता है कि हम वोट किसको दें। और 2007 के 2012 तक का जो हमारा रूल था वो बेंचमार्क साबित हुआ है। जो अखिलेश यादव के मिसरूल और भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद और हेलो जो विकास की बात करते हैं ये वो चलने वाला इस बार तो कम से कम नहीं है। इस इलेक्शन में, अब पंचायत इलेक्शन में भी जो देख लीजिएगा, ये मिनी इलेक्शन साबित होगा जो दरवाजा खटखटाएगा बीएसपी के लिए 2022 के इलेक्शन का। ठीक है, प्रमोद त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अब अच्छे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जहां तक समझ पा रहे हैं, वो जानते हैं कि यादवों का जो वोट है वो हमारे पास आना ही आना है, जो मुस्लिम समर्थन है वो उनके पास कहीं ना कहीं है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्यों ना दलितों को और साथ लिया जाए और अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। जहाँ तक संत रैदास जी की बात है, संत रैदास जी ने समाज सुधार के काम किए, उस वक्त अंधविश्वास से दूर करने का काम किया। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संत रैदास जी के जन्मदिन की छुट्टी की थी, इसलिए कि वो महापुरुष हैं। उनकी छुट्टी इसलिए की थी जो महापुरुष हैं, हम उनका जन्मदिन मनाएंगे, बच्चे उनसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे कि रविदास ने इस समाज को बनाने में क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद संत रविदास जी के जन्मदिन की छुट्टी समाप्त करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के रास्ते में चलने वाली पार्टी है, या प्रकाश नारायण जी के रास्ते में चलने वाली पार्टी है, मुलायम सिंह जी के रास्ते में चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी ने सदा वो काम करने का कोशिश किया है कि हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग प्रदेश का हर एक विकास की ओर बढ़े, सबको समान रूप से विकसित किया जाए। जैसा 5 साल में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 से 17 तक आप देख लीजिए, 2 नंबर की गाड़ी, 102, 108 गरीब बच्चों को पैदा किया, गरीब महिला माताओं बहनों को बच्चे पैदा करने का काम किया, विकास का काम किया। आज मेट्रो चल रही है लखनऊ में, जिससे ये आगरा से लखनऊ तक यमुना विकास पे बना है। जगह जगह हर जिला मुख्यालय को और लेन से जोड़ने का काम किया है। अस्पताल में फ्री दवाई देने का काम किया है, फ्री शिक्षा देने का काम किया है, फ्री सिंचाई देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद बढ़ा दिया है, गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ गई है। ये क्या है? 67,000 एकड़ अगर जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है उत्तर प्रदेश में, ये भाजपा शासन में हो पाया है। और वो जमीन किसने कब्जा कर रखी थी? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा भू माफियाओं को संरक्षण मिलता था और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। इस पर अगर इन्हें जवाब दे दें, त्यागी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूँ, एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो मेरा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी गृह मंत्रालय का है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पहले राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो अपराध खिलाफ बढ़ा है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। लैंगिक अपराध 0.7% बढ़ा है, लूट अपराध बढ़ा है। प्रमोद जी एक सेकंड शुक्ला जी एक सेकंड, विनीत जी एक सेकंड, प्रमोद जी एक मैं आपसे छोटा सा प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। जिस तरह का उत्साह आप लोगों के अंदर दलितों के साथ कुर्सी साझा करने में दिखाई देता है, जिस तरह से आपको यह लगता है कि अगर हम पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके नेताओं को अपने घर बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे समीकरण में, जितना उत्साह आपके अंदर इस वर्ग के प्रति रहता है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, उनके साथ इस तरह का उत्साह आप लोग क्यों नहीं दिखा पाते हैं? मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आप देख लीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरा उत्साह आप देख रहे हैं। ये कहना कि ब्राह्मणों के प्रति उत्साह नहीं है,
अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। उन्होंने नौकरियों में, आप देख लीजिए, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, और हमारे भारतीय का पदाधिकारी देखिए, जगेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन हमारे यहाँ मनाया जाता है, डॉक्टर लोहिया सवर्ण है, आचार्य नरेंद्र सवर्ण है, ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं है। सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़े हो। साजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात? खूब बात ये सवर्णों में और आप ही का वोट मिलेगा। आप कह रहे हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ आप ही का वोट ही मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में ये लोग ऐसे लोग ही विजय मिश्रा के समर्थक हैं, ऐसे लोग ही विकास दुबे के समर्थक हैं। ऐसे लोग ही समाजवादी देखिए कहां से कहां लेके जा रहे हैं समर्थक है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आलोक जी। आलोक जी, अतीक अहमद को संरक्षण देने वाले, अतीक अहमद के साथ मंच शेयर करने वाले चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड आ रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन लोग भाई, हमारे बाद में बड़े छोड़ेमान व्यक्ति बैठे हैं सारे, लेकिन बड़ा विडंबना है कि जिस शख्सियत के बारे में चर्चा कर लिए, संत रविदास के बारे में, उनके पास वक्तव्य नहीं है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म ही सिर्फ राजनीति है। संत रविदास ने बोला कि आपस में भाईचारा और प्रेम होना चाहिए, उस भाईचारा और प्रेम से उस समाज का गठन होना चाहिए जो समाज आने वाले देश की नस्लों को एक अच्छा मैसेज देके आए। वो ऐसे संत थे जिनको लोधी ने दिल्ली बुलाया, लेकिन अपनी विख्याति को छोड़ के वो दिल्ली नहीं गए। उन्होंने उसी भाईचारे को स्थापित करना चाहा वाराणसी में यूपी की स्थापना को, जिसको एक मैसेज है। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी कि आपकी सोच जब राजनीति की विरासत के ऊपर हो और उसके अंदर फिर कहीं आपको अपने पोलराइजेशन करने की जरूरत पड़े, तो आप रविदास जी की जयंती के विषय में जाएंगे तो जरूर बात भी करेंगे, माथे पे तिलक भी लगाएंगे, भगवा भी पहनेंगे, लेकिन उसके आचरण के अंदर संत रविदास या किसी और संत की किसी बात को अपने ऊपर लेके नहीं। उसी के अंदर संत रविदास जी ने किसानों का भी महिमा करी कि देश का जो किसान है, जो धरती उपज को पैदा करता है और उस उपज को करता है, लेकिन उसी संत रविदास के देश के अंदर, उसी सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर उसी किसान का तिरस्कार आज 90 दिन से हो रहा है। लेकिन मेरे मित्र के पास कोई वाणी नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में तो वो किसान ही नहीं है। उनकी नजर में घूम के आप चले जाएंगे कहा, जिस विकास के नाम से आपने विकास करा और विकास घूमता घूमता कहां पहुंच गया, मध्य प्रदेश के अंदर, और जब मिला तो आपने उसी विकास का एनकाउंटर कर दिया। ठीक उसी तरह से 2014 में लोगों की भावनाओं का विकास करते करते आज 2021 में भी आके कुछ विकास नहीं हुआ, मिला क्या? अच्छा, तो आपको विकास दुबे वो वाला विकास समझ में आया क्या? चंद्रमोहन जी एक सेकंड, आपको विकास दुबे वो वाला विकास समझ में आया क्या जिसकी अक्सर बात होती है मंचों से? देखिए, बिल्कुल विकास वही है जो 2014 अच्छा नहीं लगा कि आपको उसका एनकाउंटर हो रहा? भाजपा ने दे दिया। देखिए, मैं एनकाउंटर उस विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस विकास के साथ 2014 के उस विकास को जोड़ रहा हूं जिसका सपना भाजपा के इन नेताओं ने दिखाया था देश की जनता को। लेकिन आज 2021 में क्या दिया? डीजल पेट्रोल 100 रुपए पे पास करवा दिया, महंगाई की चरम सीमा कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, जीडीपी ग्रोथ डाउन कर दी। ये विकास दिया इन्होंने, इसका एनकाउंटर कर दिया उस विकास का जो 70 सालों में पुरानी सरकारों ने देश के अंदर दिया था। उसका इनके पास जवाब ही नहीं है। उस देश के किसान को सड़कों पे खड़े होने के बाद उसको इन्होंने माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी, ये किसान नहीं है वो तक कह डाला, उसका इनके पास जवाब नहीं है। विनीत जी, देखिए आलोक जी, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बड़ा मन निर्माण और दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हाँ, जरूर काम किया। जब जिनकी दादी ने कलावती के झोंपड़े में, जहां राहुल गांधी और ये लोग टूरिस्ट जो अपना लेकर के गए थे टूर करने के लिए, उस झोपड़े को पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसका घर पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज उसी अमेठी में तमाम ऐसे दलित परिवार के लोग जिनके कच्चे घरों को जा जाकर के इनके दादी गए, इनके पिता गए, इनके बाबा गए, सारे लोग गए और खुद उनका बेटा गया। इसके बावजूद आज तक उन दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया 70 सालों में? आप बात करते हैं दलितों के उत्थान की, आज गरीब कल्याण की अगर योजनाएं निचले स्तर तक पहुंच पा रही है और डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसानों को मिल पा रहा है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना, महत्वाकांक्षी योजना अगर निचले स्तर तक पहुंच रही है और डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, तो ये हमारी सरकार में संभव हो पाया है।
हम विकास की बात करते हैं तो हम विकास की योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाते हैं। हाँ। ये लोग विकास किसका करते हैं? चंद्रमोहन जी, आऊंगा मुख्तार आपके पास। अंसारी का करते हैं। मुख्तार अंसारी के संरक्षण में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इन्हीं के पार्टी का नेता अजय राय है। अजय राय की पत्नी लेटर लिखती है प्रियंका और सोनिया गांधी को, आज तक ये लोग जवाब नहीं देते। मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार क्यों बचाना चाहती है? ऐसे देशद्रोही, ऐसे आतंकवादियों को, अपराधियों को संरक्षण क्यों देती है कांग्रेस की पार्टी? अगर किसी आतंकवादी का उसको फांसी की सजा होती है तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि ठीक है। सोनिया जी सुनील जी 3 दिन कुछ- तक खाना नहीं खाई, वो रो रही थी। तो ये बताइए, आपका प्रेम उन दलितों के लिए है, उन गरीबों के लिए है? ठीक है, सुनील जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। या आतंकवादियों के लिए है? सुनील जी। नहीं, मैं सब सारे लोगों को सुन रहा हूँ अच्छे से, बड़ा हंसी आती है मुझे कि जब सारे लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज की स्थिति, सरकार की तमाम योजनाओं में दलितों को लाभ दिए गए। क्या आज तक कोई सरकार दलितों के ऊपर श्वेत पत्र ला पाई? क्या किसी सरकार ने अपने कार्यकाल की समीक्षा की क्या कि हम दलितों को क्या दे पाए, क्या नहीं दे पाए? अभी साजन कुमार जी बैठे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या मुझे लगता है कि इनकी मुखिया आज तक कभी सड़कों पर दिखी क्या? कभी दलितों के बीच किसी कार्यक्रम में गई क्या? कभी किसी बड़े आंदोलन में क्या उन्होंने प्रतिभाग लिया क्या? केवल और केवल जब उनकी सरकार रहती है तब उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, सरकार जाने के बाद वो दिल्ली में स्थापित हो जाती हैं। सारा देश, सारा प्रदेश जानता है। कोई भी इनका प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का एक व्यक्ति का मुझे नाम गिना दें जो दलितों के आंदोलन में प्रतिभाग लिया हो या दौरे किए हों। चंद्रशेखर पश्चिम में थोड़ा बहुत हटूगा, बहन जी ने क्या बयान दिए कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, दलितों का नेता चंद्रशेखर हो ही नहीं सकते। उन्होंने, चंद्रशेखर ने तब भी कहा कि मैं बुआ मानता हूँ मायावती जी को और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दलित वोट बंटने की जो स्थिति थी उसको भांपा बहुजन समाज पार्टी ने और इस तरीके के बयान आए, दे दिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 319 के SC/ST के मुकदमे फर्जी नहीं लगे? क्या ये प्रदेश नहीं जानता है? मायावती जी की सरकार जब 2007 में आई तो पहली मीटिंग में ही मायावती जी ने कहा कि SC/ST के मुकदमे जांच हो जाने के बाद दर्ज होंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि पिछला जब उनका कार्यकाल था तो ये पूरा प्रदेश जानता है कि SC/ST के मुकदमे फर्जी तरीके से कैसे सवर्णों पर लगाए गए और उसका बदला समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में आते हुए हुआ। ये सारा सर्वे देखें आप कि किसी जात के वोट ने दलित ये एक्ट लगाए और किस जाति पर लगे, बिल्कुल प्रतिशत क्या, ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। और केवल आप वोट बैंक के लिए राजनीति करेंगे कि उन्होंने उस संत रविदास जी की जयंती पर अखिलेश यादव जी ने, सरकार ने छुट्टी कर दी तो वो दलितों के हितैषी हो गए, उन्होंने छुट्टी नहीं की तो वो दलितों के हितैषी नहीं है। लेकिन समीक्षात्मक अध्ययन किया जाए और आज बताइए कि आरक्षण लागू है, 70 साल इस देश को हो गए, कोई भी राजनीतिक दल इस पर समीक्षा करके दिखाए कि जब देश आजाद था और आज आरक्षण का लाभ ले जाने के बाद या तमाम सरकारी योजनाएं ऐसी हैं, 26 या 27 योजनाएं दलितों के लिए ऐसी हैं केंद्र सरकार की, क्या उनका उत्थान हुआ? या केवल दलितों में से ही कुछ ऐसे प्रतिशत लोगों का उत्थान हुआ? तो ये सारी चीजें हैं कि वास्तव में आप दलितों के लिए राजनीति करना चाह रहे हो। जैसे अभी पिछली बार ओबीसी के लिए आया, अति ओबीसी और अति पिछड़ा ओबीसी। क्या ऐसा दलित नहीं हो सकता क्या कि जिन लोगों ने, दलितों ने, मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं, जहाँ गांव में जाता हूं, जो आज जो परिवार दलितों के जहां है वही हैं और उसमें से 2-4 परिवारों को छोड़ दिया जाए तो वो कहीं से कहीं पहुंच गए। उन परिवारों ने भी, दलितों के उन परिवारों ने भी उन दलित समुदाय का सहयोग नहीं किया। तो ये कैसे सामंजस्य बैठेगा? वास्तव में हम एक दूसरे का किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कैसे गले लगाएंगे, ये बात आनी चाहिए। केवल और केवल जब चुनाव आए प्रदेश में या देश में तब दलितों की बात होने लगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद 4 साल तक दलितों की बात नहीं होगी, ओबीसी की बात नहीं होगी, किसी सवर्ण की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। लेकिन जब अंतिम एक वर्ष हो जाएगा तब सारी चीजें सब याद आ जाएंगी, सभी याद आने लग जाते हैं। बोलिए साजन जी। हाँ, नहीं, हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कौशिक ने कहा कि बहन जी सड़कों पे नहीं जाती है, बहन जी दिखती नहीं है, सिर्फ इलेक्शन में जब सरकार बन जाती है तब वो दिखती है लखनऊ में। अरे सरकार बनती कैसे है साहब?
सरकार बनती है जब आप जनता के बीच में जाकर के काम करते हो, जनता आपको चाहती है। किसी के पॉकेट से वोट आप गलत साजन जी, यहाँ किसी के बिल्कुल पॉकेट से बिल्कुल वोट नहीं गलत। सकते हो। और आप दलितों अगर आप ये को कहते भय हैं, दिखाओगे सवर्णों नहीं, को, अगर आप ये कहते हैं, भय दिखाओगे, हमने 2007 नहीं, में आप सवर्णों ये का दोगे, दिखाए थे क्या? नहीं, 2007 आप में दोगे, हमने सवर्णों का भय दिखाया था कि बिल्कुल सवर्ण नहीं भी है। हमारे साथ थे। एक बताओ आप, 2007 में सवर्ण भी हमारे ये बता साथ थे। दीजिए मायावती नहीं, जी। सतही राजनीति नहीं करती है आप बसपा। बताइए, बसपा आंदोलन- सतही राजनीति नहीं करती है, किसमें? बसपा राजनीति करती है। हाथरस वाले में गई? मैंने पहले कहा, हाथरस वाले में गई? नहीं तो हाथरस क्या था? सोनभद्र वाले कांड में गई मायावती नहीं, जी? वो टूरिज्म था, वो टूरिज्म था। हाथरस वो सोनभद्र टूरिज्म था। वाले में? आप अगर सोनभद्र वाले में? सोनभद्र वाले में? वो राजनीतिक टूरिज्म था जो हम नहीं सोनभद्र करते वाला भी हैं। राजनीतिक था। हम नहीं करते हैं ऐसी अरे, राजनीति। कैसे नहीं करते हम आप? राजनीति ऐसी नहीं करते हैं। फिर दिखावे पश्चिम की में कैसे राजनीति। गई? हम फिर दिखावे पश्चिम की में कैसे राजनीति गई? नहीं पश्चिम करते में कैसे हैं। गई? हम राजनीतिक मैं कहता हूं, हम पश्चिम राजनीतिक में सतही राजनीति नहीं एक करते हैं। हम समुदाय के राजनीतिक- लोगों ने हम दलितों के सिर्फ- घर जला दिए, हम तो दलित- मायावती जी पश्चिम में कैसे गई हम फिर? दलितों का वोट बैंक नहीं समझते कि तो फिर ये कैसे वोट गई है, फिर वहां ये पे? वोट नहीं फिर है, दलितों ये के- हमारे फिर हैं, दलितों के ये बीच में दलित हमारे हैं, हम ये समझते हैं। बिल्कुल और ठीक बात है, और इसलिए लेकिन हम- पश्चिम में हम महीनों पश्चिम में सालों जब आंसू आंदोलन पोंछते हैं हुआ, किसी की। जहां हम जहां हाथरस में चंद्रशेखर आपको फोटो- आजाद उभर के फोटो आया, शूट करने के लिए वहां नहीं जाते हैं। मायावती जी पहुंच गई। हम फोटो शूट करने के लिए नहीं जाते हैं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, हम एक्चुअल राजनीति करते हैं। और हमसे ज्यादा, बहन जी से ज्यादा दलितों के बारे में कोई सोच नहीं सकता है भारतीय राजनीति में। और दलितों का जो उत्थान हुआ है, दलितों में जो आक्रोश है, आपने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था सारी बात कि सही। आक्रोश है दलितों में। ये आक्रोश किसके साजन वजह जी, से आया? ये साजन जी। कांसीराम का, ये कांसीराम और बहन जी के वजह से ये आया है। और हम सब सारी पार्टियों की बात करता हूँ, कह दिया, यूज किया मैं है, वही तो कह रहा था। दलितों को यूज किया है। जो हम आप कह दलितों रहे को यूज नहीं करते हैं, हम दलितों को नहीं वोट बैंक समझते हैं, हम दलितों को अपना मानते हैं। इस वजह से हम कहते मैंने हैं सिर्फ वो ये वोट। बाकी जातियों का क्या? आपने सुना साजन जी, नहीं। और रही बात एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 2007 से 2012 तक आपकी सरकार रही। जी, और वो बेंचमार्क है सरकार। आंकड़ों वो कानून और व्यवस्था को उत्तर आंकड़ों पे प्रदेश की बात कर कानून रहे और हैं। व्यवस्था के कितना कॉम्पिटिशन उत्थान कर दलितों को लीजिए। आपने कर दिया। आप कानून और उत्थान व्यवस्था को साजन जी, कर साजन लीजिए। जी, सुनिए, काशी ये राम सदियों ने- से- एक सेकंड, एक सेकंड। सदियों से काशी दबी राम- हुई एक सेकंड, जाति का- सुनिए, एक योजना के ये तहत सदियों सुन लीजिए ना, सदियों से आप दबी हुई सुन जाति लीजिए, का सुनिए, उत्थान- सुनिए, सुनिए, एक उत्थान सेकंड। एक साजन जी, मैं इसका एक में एग्जाम्पल दे रहा हूं करते हैं। शुक्ला जी। काशीराम योजना के तहत काशीराम भवन बने, हर जिले में भवन बने, दलितों को दिए गए। आप कर लो ना समीक्षा, कितने लोग रह रहे हैं उसमें। आपने उस शहर से, मैंने समीक्षा की इसलिए मैं बता रहा हूं, आपने शहर से 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाकर के आपने घर बना नहीं, एक मैं अपेक्षा ठीक करता है, हूं अब कि सुनो ना आप मेरी- इंडिपेंडेंट अब विश्लेषक सुन- के रूप में हमारी सरकार की तुलना समाजवादी करें, अभी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना कीजिए कि दलितों को उत्थान मिले, किसने ज्यादा काम किया। और इंडिपेंडेंट अगर आप व्यू मैंने तो रखते हो, सारी- आप इंडिपेंडेंट मैंने व्यू रखते हो तो सारे हमारी सरकार राजनीतिक पे दलों की उंगली की नहीं है। उठा सकते हो मैंने आप। सारे राजनीतिक दलों की की है, आपने पूरा सुना होगा, मैंने समीक्षा की है उसमें। वहां जब काशीराम योजना के तहत प्रमोद जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। भवन बने शुक्ला जी, मैं गया कि वहां पर लगभग कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60% भवन खाली थे। उन जब उन परिवारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शहर जब रोजगार के लिए जाते हैं तो हमें लगभग 20 रुपए देने पड़ते हैं आने के, और 20 रुपए जाने के देने पड़ते हैं। तो 40 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा होता है वहां से आने और जाने का। 1200 रुपए का महीना। 1200 बोला 500 रुपए में हमें कमरा मिल जाता है शहर में, 700 रुपए में, तो हम क्या क्यों रहेंगे। दूसरा, उस काशीराम भवन में आपने एक चाय की दुकान नहीं, एक सामग्री की ऐसी दुकान नहीं खोली जो जाकर के 1 रुपए की चाय की पत्ती, 1 रुपए की चीनी, 2 रुपए का गुड़ लेकर के आ जाए। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे तबके में रोज का यही होता है कि 2 किलो आटा ले आए, थोड़ा सा नमक ले आए, थोड़ी सी दाल ले आए, हरी मिर्च, मतलब छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं, 10-20 रुपए का सामान लेके आते हैं। उसमें कहीं ऐसी दुकानें आपने नहीं खोली, तो वो व्यक्ति कहां सामान खरीदने के लिए जाएगा, बाहर खरीदने के लिए जाएगा। तो आप लाए तो अच्छी योजना, लेकिन उस समीक्षा यदि आपने की होती, ठीक है। हो सकता है वो ब्यूरोक्रेसी ने आपकी ने बनाई हो, लेकिन आज आप 12 साल 15 साल बाद समीक्षा कीजिए, वो 50% से खाली है। या तो वो रेंट पे उठा दिए, या तो उन लोगों ने किराए पे, या तो उन्होंने किराए पे उठा दिए वो कमरे जो उनको प्रमोद जी कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। या वो खाली। प्रमोद जी कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। प्रमोद जी, दो बात कहना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि सभी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आते हैं तो दलितों के बारे में या अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है। हमारी उत्तर प्रदेश में 12 से 17 सरकार रही। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ, अखिलेश जी ने जितने भी नियम बनाए, चाहे एम्बुलेंस चलाई हो, चाहे दूसरी 108 चलाई हो, 1090 चलाया हो, उसमें दलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, सबको काम करने का काम किया है, सबको बराबर मौका मिलने का काम किया है। तो अखिलेश जी या समाजवादी केवल चुनाव को मद्देनजर रख के नहीं कहते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। भाजपा के मित्र ने बात कही है, झूठ का पिटारा भाजपा के खुलेगा। मित्र ने एक बात कही है कि 2000 रुपए किसान सम्मान को वो भेज रहे हैं। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज बिजली को आपने कहाँ बढ़ा दिया है, आज यूरिया आपने 5 किलो वजन घटा दिया है, एनपीके डीएपी आपने 3 गुना कर दिया है, आपने हमारी सिंचाई को योगी जी
कह रहे हैं जो अखिलेश जी ने फ्री की थी। आज भारतीय प्रधानमंत्री जो बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, जो देश के नेता हैं, वो कहते हैं मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। स्वामीनाथन रिपोर्ट में है प्रतिवर्ष फसल के 10% भाव बढ़ेंगे। बताइए कहाँ की है? किसानों के साथ 2000 रुपए देकर के आप उनका अपमान कर रहे हैं। उनकी मेहनत से आपने दाम नहीं बढ़ाए हैं। 4 साल से गन्ने पर 1 नया पैसा नहीं बढ़ा है। गेहूं की एसएमपी के साथ खरीदारी नहीं हो रही है, मक्का की खरीदारी नहीं हो रही है। इस तरह की स्थिति आपने कर दी है और आप एक तरफ कहते हैं किसानों को सम्मान देने की बात है। ना तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को सम्मान दे रही है। और मैं रैदास जी के बात में कहता हूँ, डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि रैदास जी के दर्शन को नहीं जानते। मैंने व्यक्तिगत रूप से रैदास जी को पढ़ा है। रैदास जी अपने समय के क्रांतिकारी संत थे। रैदास जी ने उस वक्त के अंधविश्वास दूर करने का काम किया। कोई समाजवादी करते हैं। समाजवादी सरकार में पंथविहीन राज है। समाजवादी सरकार में किसी जाति किसी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं है। समाजवादी सरकार में हर वो काम करने का प्रयास किया जाता है। साजन जी हंस रहे हैं आपकी बात को सुनकर। वर्ग को लाभ हो। साजन जी को हंसी आ रही है। प्रमोद जी आप स्पीच अच्छा दे लेते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअली और लोगों को समझ में आ गई ये बात। समाजवादी की सरकार बनती है, मायावती की मूर्ति तोड़ी जाती है। शुक्ला जी, अब मैं त्यागी जी थोड़ा सा, तो उन्हीं के गुंडे जा करके मायावती जी की मूर्ति तोड़ देते हैं। मायावती जी की मूर्ति जिसने तोड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी लोग समाजवादी पार्टी में नहीं है। और 67,000 एकड़ जमीन अगर मुक्त कराई गई है तो उन समाजवादी पार्टी के गुंडों से कराई गई है। आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के साथ क्या होता है, ये सबने देखा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार न ही दलितों के लिए है, न पिछड़ों के लिए है, न सामान्य वर्ग के लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए है। समाजवाद का झूठा आडंबर करने वाली पार्टी समाजवाद का नाम है ही नहीं। लोहिया जी की जो विचारधारा थी समाजवाद की, वो समाजवाद की विचारधारा को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? झूठ बोलते हैं चैनलों पर। प्रमोद जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनकी बात, एक बार आ जाने दीजिए। प्रमोद जी सुन लीजिए पहले मेरी बात आपको। हाँ बताइए। देखिए आलोक जी मैं ये कह रहा हूँ कि इनको आप बताइए कि जिस तरीके से लोग समाजवाद की बात करते हैं, उस लोहिया जी के समाजवाद में कहाँ पर लाल टोपी लगा के घूमते थे? लाल टोपी लगा करके कभी भी लोहिया जी ने लाल टोपी नहीं पहनी। तो लाल टोपी से आपत्ति क्यों है इतनी आपको? लाल टोपी से क्यों इतनी आपत्ति? इसलिए कि योगी जी को भी हमें आपत्ति नहीं, है। जनता को आपत्ति है। जनता जनार्दन है। जनता देखती है तो समझ जाती है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे आ रहे हैं। गाड़ी पे झंडा भाजपा का लगा हो और सपा का लगा हो, आप देखिए कितना फर्क है। लोग दूर भागते हैं समाजवादी पार्टी की गाड़ी देख करके, क्योंकि जानते हैं ये कहीं न कहीं उपद्रवी है। ये दृष्टि है आम जनता की, आम जनमानस में भय व्याप्त है समाजवादी पार्टी के गुंडों का। इसलिए ये दृष्टि है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी है, लेकिन समाजवाद का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सिर्फ परिवार के 25-30 लोग। लेकिन अखिलेश यादव तो अब बोल रहे हैं ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दलितों का उद्धार करेंगे। अखिलेश यादव तो लेकिन अब दावा कर रहे हैं वो दलितों का करेंगे, न यादवों का करेंगे, न पिछड़ों का करेंगे, न अगड़ों का करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का उत्थान करेंगे। 4,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक्सप्रेस वे से निकाल लिया और लंदन में जाकर होटल ले लिया और अजीक अहमद जैसे अपराधियों को, बड़े बड़े अपराधियों को सरेंडर कर दिया। दलाली के माध्यम से नंबर होते थे, अपहरण के उद्योग उत्तर प्रदेश में चलते थे। ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। चंद्रमोहन जी देखिए आलोक जी, हमारे जो भाजपा के मित्र है उनको एक फोबिया है। फोबिया इस बात का है कि 2 संसदों वाली पार्टी, 2 संसद वो जो कांग्रेस ने इनको गिफ्ट में दिए थे जब विपक्ष नहीं हुआ करता था, और तब से ये पूरे हुकूमत के अंदर विपक्ष में रहे। सत्ता कब मिली इनको पूरी तरह से 2014 में। एक बार वाजपेयी साहब भी आए, लेकिन जब वो वाजपेयी साहब आए थे वो भाजपा थी। अब जो भाजपा है वो भाजपा नहीं है, वो भी मेरे मित्र बता रहे थे। अब विषय क्या आता है, देखिए किसी ने भी इस देश में काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एबीसी कोई भी पार्टी हो। काम किसने करा है 6 सालों में? ये तो भाजपा ने करा और मेरे मित्र की पार्टी ने करा है। ये खुद बोलते हैं क्या काम करा है इन्होंने। जो बना था उसे बेच दिया, जो चीजें बनी थी उसके नाम बदल दिए, जो कार्य हो रहे थे उसे बंद कर दिए। तो बिल्कुल हम आपको मानते हैं इस बात के लिए कि आपने ये काम करा और एक और से बड़ा अच्छा काम करा इन्होंने। देखिए हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने एक सैकड़ा मारा। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी जब सैकड़ा मारता है तो उसको एसोसिएशन सम्मानित करती है, तो ऐसे हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने 100 का सैकड़ा मारा पेट्रोल में। तो उनको क्या अवार्ड दिया इन्होंने?
एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के दामोदर नाम के नाम से करके किसका नाम हटा दिया? सरदार पटेल का नाम हटा दिया, जिसको ये हमसे लेते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारी धरोहर है, और ये नेहरू गांधी के साथ उसको भिड़वाते हैं। अब दूसरी बात कहा जाती है कि अभी पेट्रोल डीजल भी 100 पे लगने वाला है, इससे शायद हो सकता है कि कुछ और भी नाम लिखे जाएंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी ने कोई काम नहीं करा, काम तो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल की विरासत में जो मायावती जी का ये कहना है, मायावती जी का ये कहना है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने दलितों का सम्मान नहीं किया। 6 साल में कोई ऐसा काम बता दीजिए यूपी में जो आपने करा हो बड़ा, या आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो आपने हिंदुस्तान में करा हो, तो उसी को बता दीजिए। आपने महात्मा गांधी का चश्मा दिया, उसका इस्तेमाल करा, महात्मा गांधी के चश्मा स्वतंत्रता अभियान का, लेकिन उसका कोई यूज नहीं करा। चंद्रमोहन जी, आपने गैस के सिलेंडर बांटे, उसकी सेकंड सब्सिडी के लिए चंद्रमोहन जी पैसा नहीं था, आज गैस को आपने 795 रुपए ले गए, उसकी आप बात नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे आप? आपने शौचालय बनाए, शौचालय के लिए आपने बैंक लोन बांटा, 50,000 रुपए का बैंक लोन का फ्रॉड, इतना बड़ा घपला है आपके शासनकाल में, जिसको आपके अपने आदमियों ने अपने मित्र मंडलियों को। चंद्रमोहन जी, थोड़ा सा मुद्दे पर आ जाएं वापस। मायावती जी ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भी दलितों का सम्मान नहीं किया है, उनको ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल ये जो बात विषय है आज की डेट के अंदर, बिल्कुल रविदास जी के विषय के अंदर, रविदास जी ने भी इस बात को बिल्कुल कहा कि जाति में जाति है, जो किसन के पास रैदास मनाया मनुष्य ने ना जुड़ सके, जब तन जाति में जात। अर्थात क्या है कि बिल्कुल ठीक है, ये सच्चाई है, इसमें मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि जिस तरह से केले के वृक्ष को जितना आप खोलते रहो, जितना खोलते रहो, उसकी परत निकलती रहेगी, लेकिन रास का उसके एक मनुष्य मतलब एक लाश की जाती है। ठीक उसी तरह से इस चीज के मैं बिल्कुल चाहे कोई भी हो, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नागरिक में बोलता हूँ कि जाति के हिसाब से इस समाज के उद्धार के अंदर कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिसको हमें सबको मिलकर देखकर इसका उद्धार करना चाहिए और इसको एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना चाहिए। क्योंकि आज जिस संत की जयंती के ऊपर आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उसी की कम से सुविधाएं को लेके हम 5 अगर आदमी बैठे, तो हमें इस बात को कम से कम एक मैसेज देना चाहिए कि हमें इस चीज के उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको देते हुए इस बात के लिए हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस पे मैं आपकी बात का आलोक जी मानता हूँ, इस बात को कमियां रही हैं, उसी का खामियाजा भुगता है जी। तो देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि चंद्रमोहन जी ने बहुत ही खुले दिल से यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि कमियां कुछ हुई हैं, उनको हम सुधारेंगे और वक्त के साथ हम हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। साजन जी, आपका इसमें क्या कहना है कि आप हर वर्ग को साथ में समेट के चलने की सीख अब सीख पाए हैं इतिहास से अपने, या आपको अभी भी लगता है कि नहीं, हमारा परमानेंट एक वोट बैंक है, हम जब जब आवाज लगाएंगे वो आएंगे, बटन दबाएंगे और हमको जिता देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पहले भी कहा था लोग जी, आपको 2007 के इलेक्शन में हमारा एक प्रयोग था, जो सामाजिक प्रयोग बहुत सफल साबित हुआ। और 2007 से 12 तक के जो हमारे राजनीतिक सफर रही पायन जी की, उस पर में आज भी वो बेंचमार्क है और आज भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंपेरिजन किया जाता है। और मैं एक बात बताऊं, अब भी विचारधारा, किसी संत की विचारधारा, किसी संत की वाणी, ये इलेक्शन के टाइम में क्यों नजर आती है इनको? अरे संत की विचारधारा हजारों साल से ये संत की वाणी चली आ रही है। आज रविदास जी आज के नहीं है, विचारधारा उनकी आज भी फल फूल रही है लोगों के घरों घरों में। आपको आज याद आ रही है क्योंकि इलेक्शन है आज, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, सिर्फ विचारधारा के इलेक्शन के टाइम पे आप द्योड़ी पे जाते हो, संत के द्योड़ी पे जाते हो, तो किस लिए जाते हो? वोट को साधने के लिए जाते हो। विचारधारा से आपको कोई लेना देना नहीं है, दलितों को उत्थान से कोई लेना देना नहीं। क्यों? कि आपके पास ना रोड मैप है, ना कोई विजन है। आपके पास क्या रोड मैप है? आपके पास क्या रोड मैप है? नहीं, मेरे पास तो क्या, हम उन्हीं में से आते हैं, वो हमारे हैं, और उनका उत्थान, हमारा उत्थान, उनका उत्थान हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट। रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनिए 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 साजन जी, शुक्ला जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कितने दलित संतों के मंदिर बनवा दिए। नहीं, मंदिर तो काशीराम जी के और मायावती जी के सारे बने। नहीं, मंदिर आपने अपने समाज नहीं, मैं बता रहा हूं, होता है क्या पॉलिटिकल यार्डिस्टिक? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मनमोहन जी, केवल काशीराम और मायावती, केवल काशीराम मायावती संत हैं, दलितों के केवल काशीराम मायावती संत हैं। मालूम होगा, जवाब तो दीजिए सर। साजन साहब, मैं ये कह रहा हूँ, क्या दलितों का 2007 से 12 तक जब हमारी बहन जी की सरकार थी, उसके पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। दलितों ने अपने आप को सुरक्षित इतना 2007 में जो अरे सुन लीजिए, आप सुन लो साजन साहब, सुन लो। 2007 में जो सारे वर्गों को लेकर के आप चले, आपको सत्ता तक पहुंचाया, ये तो उसके बाद लेकिन आप सुन लीजिए ना, अरे सुन लो, आप सुनोगे नहीं। 2007 के इलेक्शन से जो आपने रैलियां और वायदे किए,
और जिस तरीके से आपने कमेटियां बनाई सारे वर्गों को लेकर के 2007 में आपको सत्ता तक पहुंचाया। सतीश मिश्रा जैसे क्या लोग 2012 में और 2017 में सब खत्म हो गया 10 साल में? जी नहीं, बिल्कुल खत्म आपकी नहीं हुआ। 2007 के बाद सरकार पुनः वापस क्यों नहीं आई? ये सारे वर्गों को लेकर के आप चले होते तो 2012 में क्यों, 2017 में क्यों नहीं आई? हमेशा 2017 की सरकार छद्म विकास का नारा दे करके सरकार बनी है। सरकार विकास का नारा दे करके लोगों को भ्रमित किया है, इसलिए हमारी सरकार इसी तरीके से आपने सारे वर्गों का, सुन लीजिए ना, इसीलिए आपने सारे वर्गों को, सुनो साजन साहब, इसीलिए आपने 2007 में सारे वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो नारा दिया था जी, उसमें आपने भ्रमित किया था, आपने दोबारा क्यों वापस नहीं आया? यदि आपने सारे वर्गों को लेकर के चले होते, देख लिया, आप चाहे लखनऊ, देख लिया, भ्रमित करते हैं ये, इसलिए साजन साहब, चाहे आप लखनऊ के पार्क को लो, चाहे नोएडा के पार्क को लो, मुझे लगता है संत रविदास जैसे संतों की भी यदि उसमें से मूर्ति लग जाती, या आपके तमाम दलितों के ऐसे संत हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती, तो कुछ अलग संदेश जाता। केवल हाथी मायावती भी दिलों में रहती, तो काशीराम दिलों में नहीं है। नहीं, आप काशीराम दिलों का नाम बदल कर काशीराम उसके बारे में काशीराम दिलों में नहीं है, स्टेडियम का नाम चेंज हो, काशीराम दिलों में नहीं है, नहीं कर मैं रहे कह रहा हूं काशीराम हमारे बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है साजन जी, क्या साजन उस ठीक वर्ग से आते हैं जो मार्जिनलाइज है आज के दिन? काशीराम दिलों में है कि नहीं आपके? ठीक है, ठीक है, काशीराम करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, काशीराम दिलों में है आपके कि नहीं? आप नहीं, एलिगेशन हमारे सारे। ठीक है साजन जी सुनील जी एक सेकंड, शुक्ला जी एक बार, एक इन्होंने कहा कि हमारे संत समाज सारे दिलों में है इसलिए हमने मूर्तियां नहीं लगवाई, तो क्या काशीराम आपके दिलों में नहीं है? नहीं है क्या? नहीं, तो फिर उनकी क्या लगवा दी? वो प्रतीक है, तो संत प्रतीक नहीं हो सकते, सब लगभग संत प्रतीक नहीं हो सकते। हमारे उत्थान का यही राजनीति, वो हमारे जब उत्थान का मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, जब राजनीतिक दल सत्ता के केंद्र में पहुंचते हैं, जब वो मनमानी करते हैं, ठीक हम दिखाना चाहते हैं। अब हम सभी से एक बार यहां पर आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए दलितों की राजनीति होती आई है, दलितों पर राजनीति होती आई है, और 2 दलितों के मुद्दे हैं उन पर राजनीति होती आई। प्रमोद जी, आपके पास क्या रोड मैप है? छोटा सा उत्तर। मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि समाज का सब अंग बराबर तरीके से समान अवसर विकास का मिलना चाहिए। दलित हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, आर्थिक विकास भी उनका होना चाहिए, शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए। ये समाजवाद की मुख्य सूक्ति है। ठीक है विनीत जी, हम बराबर का विकास चाहते हैं। विनीत जी, आपके पास क्या रोड मैप है? जी जी, हमारे देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत है, उसका जो लक्ष्य है अंत्योदय, इसलिए जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको आगे अगले पायदान में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, संकल्पित है, और उसी पर काम करती है। समानता और समरसता की बात करती है, सभी को बराबरी का दर्जा देती है, और उन सबके उत्थान के लिए काम कर रही है। चंद्रमोहन जी, गरीब कल्याण की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चंद्रमोहन जी, तैयारी क्या है आपकी? छोटा सा उत्तर। देश के हर जनमानस का इस देश की बनावट और सजावट के अंदर उतना ही अधिकार है जितना किसी ब्राह्मण का या जितना किसी जाति वर्ग का। कमियां रही होंगी, कमियां को सुधार करने का हम पहल करेंगे, और आने वाले समय के अंदर रविदास जी के उन सिद्धांतों को लेकर इस समाज को उठाकर एक उस मकाम पर लाना जरूरी है जिस मकाम का ये समाज हकदार है। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आने वाली पूरी दृष्टि इस समाज के उदाहरण पे पूरी तरह से अग्रसर होनी चाहिए। ठीक है साजन जी, सबको साथ लेकर अब आप लोग चलना सीख गए हैं? नहीं, हमने पहले भी चला था, चलना सीखने की बात नहीं है, राजनीति में नए खिलाड़ी नहीं कि हम चलना सीख रहे हैं अभी, सबका हमने साथ 2007 के वक्त से पहले से भी बात कर लीजिए आप, हर वर्ग को हम साथ लेकर के चलते हो। हमारा जो सबसे बड़ा विजन और रोड मैप है कि हाथरस और उन्नाव जैसी घटना कम से कम यूपी में नहीं हो, इस सबसे सुनिश्चित यही करेंगे हम। ठीक है, हमारी सरकार ने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे को बहुत ही धीरज के साथ सुना, अपनी बात रखी। सभी को यहां पर एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लोग महात्मा गांधी के पास पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर हम ये कैसे समझ पाएंगे कि हमारा संविधान पूरी तरह से सफल है, पूरी तरह से कारगर है, महात्मा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिल जाए तब समझ जाना आपका संविधान पूरी तरह से सफल है। इस बात को सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से ध्यान रखें और इसी पर अमल करें। आज की बहस में सिर्फ इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।